গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী সংবাদমেল হোটেল ৰেডিশ্যন বুথ পৰ্যালোচনাৰ বৈঠক অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 40,830 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অসমত 1 লাখ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ অসমত 1 লাখ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ আৰু আজি কলাক্ষেত্ৰত 26টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰিলে নীতিন গাডকাৰীয়ে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত হোটেল ৰেডিশ্যন বুথ পৰ্যালোচনাৰ বৈঠক অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 40,830 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত লগতে অসমত 1 লাখ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে এই মন্তব্য নীতিন গাডকাৰীৰ। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस ये राज्य सरकार के सहयोग से ही हमको काम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा हो, इसके लिए मेरी अभी ये मंत्री बनने के बाद शायद चौथी मीटिंग यहाँ है। NHIDCL की स्थापना हुई तब भी मैं इसी होटल में हमने एक वर्कशॉप लिया था और कोशिश ये थी कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को हम ज़्यादा काम दें, बाहर के आने के बजाय यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने। और इस समय मुझे बहुत खुशी है कि बड़े प्रमाण पर नॉर्थ ईस्ट में कॉन्ट्रैक्टर तैयार हुए हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। कल से जो मीटिंग हुई उसमें स्टेट के प्रोजेक्ट को हमने डिटेल रिव्यू किया, प्रोजेक्ट वाइज क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक कितने डेवलपमेंट हुई, क्या अड़चन है। कॉन्ट्रैक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स और सब बैठकर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमने डिटेल रिव्यू किया। मुझे खुशी है कि इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री, कई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कई मंत्रीगण खुसूस इसमें उपस्थित रहे। NHIDCL, NHI और BRO इनके भी ऑफिसर्स रहे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स और अथॉरिटी इंजीनियर्स ये भी रहे। मुझे बहुत खुशी है कि जो पेंडिंग इशू थे वो बहुत से इशू रिजॉल्व किए गए और मैं विशेष रूप से आसाम के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मीटिंग के पूर्व 4 से 5 मीटिंगें अपनी खुद ली और आसाम में जितनी अड़चनें थी, जितनी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थे, लगभग 100% प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करके दिए। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस रिलेटेड मैटर्स है कुछ स्टेट में अभी भी पेंडिंग है और मैंने उनको कहा कि आप इसको क्लियर करो। 2-2, 3-3 साल प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद जितना है उतना करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर हमारे ऊपर क्लेम और डालते जाता है। ये भी बात मैंने बताई है और उनको मुद्दत दी है कि तुम्हारे यहाँ के प्रॉब्लम जो है तुम्हारे राज्य सरकार के अंतर्गत वो जल्दी पूरे कर दो। ये प्रोजेक्ट का लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले नॉर्थ ईस्ट को अमेरिका के स्टैंडर्ड के अच्छे रोड मिलेंगे, तो मुझे विश्वास है काफ़ी परिमाण में हम ये सपना पूरा कर सकेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टोटल ये जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं इसमें जो हमने काम किया अभी तक हम 3 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट में हमने प्रस्तावित किए हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ पूरे किए हैं। जैसे आसाम में 48 प्रोजेक्ट थे 802 किलोमीटर के, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 40,836 है, जिसके ऊपर हमने लैंड एक्विजिशन बाकी कामों की शुरुआत कर दी है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 64, जिसकी कीमत जो किलोमीटर है 1,190 यानी 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, जिसका खर्चा है 37,700 करोड़ रुपए। जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं वो 136 है, जिसकी किलोमीटर में लेंथ आती है 2099 और जिसकी कॉस्ट है 12,164 करोड़। तो आसाम का अगर चित्र देखा जाएगा तो 248 प्रोजेक्ट 4,091 किलोमीटर
और कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी, क्योंकि इसमें भी रोपवे और जोगीघोपा का जो मल्टी मॉडल हब है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आसाम में हम लोग इस 10 साल में 1 लाख करोड़ के काम हम लोग अभी कुछ कर चुके हैं, कुछ शुरू है और कुछ पूरे करेंगे। मैं आपको एक किताब दे रहा हूँ, उसमें डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है 39, किलोमीटर वाइज है 1,04,496 और कीमत है 28,267 रुपये। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 36, किलोमीटर है 689 और कीमत है 9,797 करोड़। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अरुणाचल में है 54, लेंथ है 1,159 किलोमीटर, कॉस्ट है 12,999 करोड़ और ये हमने कंप्लीट किए हैं। टोटल प्रोजेक्ट अगर अरुणाचल में देखेंगे तो 129 प्रोजेक्ट, किलोमीटर में लेंथ 3,344 और अरुणाचल में जो हम काम कर रहे हैं टोटल वो 51,063 करोड़ रुपए अरुणाचल के लिए। ये हम लोग 24 तक ये सब काम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम आगे भी चलते रहेंगे। मणिपुर में हमने अपकमिंग प्रोजेक्ट 9 है, जिसकी कीमत है 1,382 करोड़, 1,382 किलोमीटर रोड की लेंथ है और कीमत है 25,828 करोड़। बाद में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 46, लेंथ है 934 किलोमीटर, कॉस्ट है 14,378 करोड़ रुपए। बाद में प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए मणिपुर में वो 27 है, 480 किलोमीटर की लेंथ है और 3,706 करोड़ रुपए हमने इसमें खर्चा किए हैं। टोटल अगर देखा जाए मणिपुर का तो ये आएगा 82 प्रोजेक्ट, 2,796 किलोमीटर और टोटल कॉस्ट आती है 42,707 रुपीज़। फिर मेघालय में अपकमिंग प्रोजेक्ट 24, हमने लेंथ 548, कीमत 30,025 और ये भी इसी प्रकार से ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ जो पढ़ने के लिए समय नहीं गवाता। ये टोटल अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट 152, लेंथ इन किलोमीटर 6,575 और इसकी कीमत है 1,37,877 करोड़। बाद में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 275, लेंथ है 5,368 किलोमीटर, इसकी कॉस्ट है 1,09,451 करोड़ रुपए। जो प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट हुए हैं वो है 367 प्रोजेक्ट, लेंथ है 5,527 किलोमीटर और कॉस्ट है 42,098 करोड़ रुपीज़। बाद में इसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं हम लोग वो 794 प्रोजेक्ट, 17,470 किलोमीटर लेंथ और कीमत सब पकड़ के 3 लाख करोड़ तक जाएगी। एनएच लेंथ जो थी वो हमारी ये भी हमने 10,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई है और लगातार मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट में रोड में भी, एयरपोर्ट में भी, रेलवे में भी टोटल कनेक्टिविटी में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो एनएच की लेंथ थी 2014 में वो नॉर्थ ईस्ट की 10,887 किलोमीटर थी और अभी 15,740 किलोमीटर हुई है। आसाम में 7%, अरुणाचल प्रदेश में 140%, मणिपुर में 27%, मेघालय में 0%, मिजोरम में 23%, नागालैंड में 60%, त्रिपुरा में 80%, सिक्किम में 384%, ऐसी टोटल 45% लेंथ बढ़ी है। जो बड़े बड़े ब्रिज हमने बनाया और कंप्लीट किए हैं वो 3 ब्रिजेस पूरे हुए हैं। उसके बारे में मेरे पास फोटोग्राफ्स है, मैं कॉपी भी आपको दे रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड और इसके फ़ोटो भी है, ये आपके पुस्तिका में है। इससे बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, रोजगार निर्माण होंगे, विशेष रूप से टूरिज़्म बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने आसाम के लगातार मुझे बताई है वो गुवाहाटी ग्रीनफील्ड रिंग रोड की हमने प्लान फाइनल किया है।
मैं दिसंबर जनवरी में इसके भूमि पूजन के लिए आऊँगा। 6,100 करोड़ की लागत से 81 किलोमीटर 6 लेन का रिंग रोड हम बना रहे हैं, जिसमें 5,800 करोड़ की लागत से बेहटा चरियाली से निरेंगी होकर सोनापुर तक 55 किलोमीटर 6 लेन हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा और इसे हम लोग फरवरी के पहले ही जनवरी में आकर अवार्ड करेंगे। गुवाहाटी में 26.4 किलोमीटर बाईपास को रिंग रोड में बदलने के लिए 6 लेन चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें 300 करोड़ की लागत से 16.4 किलोमीटर 6 लेन चौड़ीकरण का काम मार्च 2024 में हो जाएगा। इसमें बोरगांव, गोरचुक, लोखरा, वशिष्ठा में फ्लाईओवर एवं बिहारवारी में बीयूपी का निर्माण किया जा रहा है। खानापारा से जोरहाट तक 10 किलोमीटर 6 लेन चौड़ीकरण का डीपीआर मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है आसाम के लिए और जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी काफ़ी फॉलोअप है, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कालियाबोर से नुमालीगढ़ NH 715 यहाँ एक 7,700 करोड़ की लागत से, क्योंकि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस के बाद 4 लेन 35 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है, ये टोटल 50 किलोमीटर है और इसका डीपीआर अभी पहले आसाम स्टेट PWD बना रही थी। बाद में मुझे ध्यान में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर 30 ही मीटर रहता था, इसमें हम 120 मीटर कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट कंक्रीट, अल्ट्रा इन्फोर्समेंट कंक्रीट, ये जो ऊपर वाला पियर होगा ये स्टील फाइबर में कास्टिंग होगा, तो जिससे 2 पियर का खर्चा कम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट एलिवेटेड 3 भागों में है। पहला हिस्सा 19 किलोमीटर, दूसरा हिस्सा 11.5 किलोमीटर और ये वैसे स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और इसमें हमने विशेष रूप से काजीरंगा में जो वाइल्ड लाइफ है उसकी जो पहाड़ पे जाते हैं उनकी जाने की व्यवस्था भी नीचे से कराई है। जो डेवलपमेंट के लिए एक रोप वे कामाख्या मंदिर से रेलवे स्टेशन तक उसकी अलाइनमेंट CM साहब ने फाइनल कर दी है और इससे 70% रिडक्शन होगा और ट्रैफिक भी जाम भी कम होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका टेंडर दिसंबर 2023 में निकल जाएगा और फरवरी में इसको हम अवार्ड कर देंगे। इसका DPR चल रहा है। CM साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इसकी अलायंस को इसको अप्रूवल भी दे दिया है, अलाइनमेंट को। तो ये एक आसाम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोपवे बन रहा है। एक CRF में आसाम में अभी तक 2,104 करोड़ की लागत से 1668 किलोमीटर की 174 परियोजनाएं हमने स्वीकृत की थी, जो राज्य मार्ग पर है। वार्षिक एक्रूअल 164 करोड़ का है और हम CRF में मैं आज और 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं और ये 600 करोड़ के प्रपोजल CM साहब की तरफ से जैसे आएंगे हम इसको पूरा करेंगे। ये जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी पैसा खर्चा करने के बाद अगर वो हमको देंगे तो हम तुरंत पैसा रिलीज कर देंगे। फिर सेतु बंधन करके योजना है जिसमें ROB हम ब्रिजेस तैयार कर रहे हैं, उसमें भी आज मैं आसाम के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। इन ROB और ब्रिजेस का स्टेट हाईवे के रोड पर के मंत्रालय में दे रहा डिक्लेयर कर रहा हूं। इसका भी डिटेल मुख्यमंत्री जी हमें भेज दे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आसाम नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है। विदेश में जाने के बजाय टूरिज़्म यहाँ अच्छा डेवलप हो सकता है और टूरिज़्म ऐसा फील्ड है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि सभी जगह रोड के कारण बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। एक मेरा रुचि का विषय, मैं बाम्बू में काम करता हूँ, तो जो भी दोपा बनेगा तो मैं CM साहब को अनुरोध करूँगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने की एक छोटी छोटी फैक्ट्री खुल जाएगी और ये काड़ी पानी से डायरेक्ट हल्दिया से पूरे वर्ल्ड देश में जाएगी। तो अगरबत्ती की काड़ियाँ इंपोर्ट नहीं होगी हमारे देश में, अभी उसको बैन किया है। इससे आसाम में बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है, जब मैं MSME मंत्री था तो आसाम में बाम्बू से चम्मच बनाने का काम हुआ। फिर मैंने इंडिगो को बुलाया था, एयरलाइंस को कहा था कि आप ये चम्मच, ये भी चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे। तो मैंने मजाक में कहा कि हिंदुस्तान में क्या चमचों की भी कमी है। तो अभी मुझे खुशी है कि आसाम में बने हुए चम्मच पूरे एयरलाइंस में आप बाम्बू के यूज़ हो रहे हैं और इसलिए बाम्बू से
ये जो नुमालीगढ़ में जो बायो इथेनॉल तैयार होता है, तो वहाँ के जो एमडी है वो हमारे नागपुर में MECL में थे, मुझे मिलने के लिए आए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि बाम्बू से बना हुआ इथेनॉल पेट्रोल में ऐड करके जो बांग्लादेश में पाइपलाइन से जा रहा है उसमें 20% ऐड कर दो, तो बांग्लादेश का फ्यूल का रेट भी बचेगा, उनके भी पैसे कम होंगे, पोल्यूशन भी कम होगा, और आसाम के बाम्बू को लाने का, ट्रांसपोर्ट करने का एक नई इंडस्ट्री, इसका विकास आसाम में होगा। कल मैंने बाम्बू सूप खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार खाया। तो बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़े बनते हैं, बाम्बू से अंडर पैंट बनियान बनती है, बाम्बू से जर्सी बनती है, बाम्बू से ब्रिजेस बनते हैं, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में है। तो मैंने पिछले बार भी साहब को कहा था, मैं बाम्बू में बहुत काम करता हूँ, बाम्बू मिशन भी भारत सरकार का है। तो इंटरनेशनल अभी बाम्बू का, मालदीव का एयरपोर्ट बाम्बू में बना, कतार का फुटबॉल स्टेडियम बाम्बू का बना, बंगलोर का एयरपोर्ट बना। तो मुझे लगता है IIT के साथ और प्रोडक्ट डिजाइनिंग के साथ एक बाम्बू, ये आसाम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई स्टेट का बहुत बड़ा सेंटर बने। मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्टील और सीमेंट का खप कम करना चाहता हूँ। मैं बहुत इको फ्रेंडली हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो क्रैश बैरियर बनते हैं NHI में, वो पहली बार छत्तीसगढ़ के एक कंपनी ने बनाए और वो क्रैश बैरियर हमने लगाए। उसके इंदौर के इंस्टीट्यूट में उसके ऊपर ट्रक जाकर पूरी टेस्टिंग हुई, वो पास हुए और क्रैश बैरियर अब सक्सेसफुल हुए। मेरी मुख्यमंत्री और सभी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना है कि मैं आसाम में इस इंडस्ट्री को डेवलप करूं। मैं NHI के राष्ट्रीय महामार्ग के रोड पर क्रैश बैरियर लोहे के बजाय बाम्बू के मैंडेटरी करने के बारे में मैं आग्रह करूंगा, घोषणा करूंगा। पर यहाँ बनने की शुरुआत होनी चाहिए, इसके लिए वो हो गया, यहाँ MOU हो गया, ये भी बहुत अच्छा। और दूसरी बात मैंने CM को कि उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये जो प्रीकास्ट का जो ब्रिजेस बनते हैं, बीच में पियर आ जाते हैं, रेलवे रोकना पड़ता है, ये पड़ता है, तो अब 100 मीटर तक बीच में कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है नई टेक्नोलॉजी से। तो इसका जो ऊपर का बीम बनता है उसकी टेक्नोलॉजी के हमने मुंबई पूना में हमने एक डाला है जो अब देश भर में दे रहा है, दिल्ली में आ रहा है। तो मैंने आसाम में भी ऐसा एक डालने के लिए आप प्रोत्साहित करो कहा था, वो भी उन्होंने किया है। तो इसके कारण मुझे लगता है कि वो भी फैक्ट्रियाँ शुरू हो रही CM साहब के आशीर्वाद से। तो आसाम के इसके बाद प्रीकास्ट का काम आसाम में काफ़ी अच्छे प्रमाण में होगा। एक रिक्वेस्ट मैं उनको करूंगा, जब मैं पिछले बार आया था उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है। आसाम पेट्रोलियम मिथेनॉल बनाता है और ये मिथेनॉल पेट्रोलियम बेस है, कोल से भी मिथेनॉल बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, DME करके गैस बनता है जो 40% LPG में डालेंगे तो LPG की कीमत 100 रुपये कम होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये जो मिथेनॉल है इस पर अशोक लेलैंड कंपनी ने ट्रक मैंने बंगलोर में उनका लॉन्च किया 100% मिथेनॉल पर। फिर मैंने बस भी, कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने 25 बसेस 15% मिथेनॉल जो डालकर वो भी इस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया। तो मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि स्टेट कॉरपोरेशन ट्रक ट्रांसपोर्ट इसमें आसाम पेट्रोलियम रोज 800 टन मिथेनॉल बनाती है। ये पूरा मिथेनॉल अगर उसमें जाएगा तो मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये और डीजल का रेट है 110 रुपये और पोल्यूशन भी कम है। तो आसाम में डीजल में ये डालने से बचत होगी। ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, आप इसमें इनिशिएटिव लेकर ये करिए। मैंने इलेक्ट्रिक में डबल डेकर बस भी लॉन्च की, एयर कंडीशन बसेस लॉन्च की। अब डीजल पेट्रोल हम फॉसिल फ्यूल 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं और बाम्बू यहाँ है, तो इसमें इको फ्रेंडली ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी इसमें ये करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। आसाम में बहुत सीमेंट फैक्ट्री है। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए CM साहब हमारा अगर सीमेंट के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और बिटुमिन और सीमेंट के कॉस्ट में अगर रेट बच जाएगा तो मैं आसाम और नॉर्थ ईस्ट के सब रोड सीमेंट कंक्रीट के बनाने के बारे में मैं मैंडेटरी निर्णय करूंगा। तो इसके बारे में एक फार्मूला तय करके हमारे अधिकारियों को बुलाकर अगर वो करके देंगे तो यहाँ के सीमेंट की इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, कंक्रीट के रोड भी बनेंगे, जनता को भी फायदा होगा और ये आगे अनेक सालों तक रहेंगे। यहाँ की इकोनॉमी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बहुत ये डेवलप हो रही है। जोगीघोपा अभी शुरू हो जाएगा तो 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा
वर्ल्ड में जा सकेंगे। मैं आया था, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो गुवाहाटी की पांडू जेटी को मैंने पैसे दिए थे, तब ब्रह्मपुत्रा का पूरा ड्रेजिंग किया था और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर मैंने मुंगली पोर्ट तक जाके 250 किलोमीटर बांग्लादेश तक ड्रेजिंग करके दिया था। तो मुझे लगता है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट लगातार प्रगति और विकास में आगे जा रहे हैं। अभी हमने इथेनॉल पर ये जो इनोवा गाड़ी है टोयोटा की 100% बायो इथेनॉल पर मैंने दिल्ली में लॉन्च किया। अब ये मार्केट में आ रही है 2-4 महीने में। ये 60% बिजली पे चलती है और इथेनॉल जो है उस पर 40% चलती है। इथेनॉल बाम्बू से बनता है, इथेनॉल ब्रोकन राइस से बनता है, तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और आसाम की यहाँ भी ब्रोकन राइस बहुत अवेलेबल है, तो इथेनॉल की इकोनॉमी यहाँ डेवलप हो, इसमें मुख्यमंत्री जी और सभी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री इंटरेस्ट लेंगे तो यहाँ पेट्रोल डीजल बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। तो मैं आज उनको कहूँगा कि ये जो फ्यूचर है ये हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, जो बायोमास से, बाम्बू से, राइस स्ट्रॉ से बन सकता है। और इसलिए जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से, ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से, पर ग्रीन हाइड्रोजन में आसाम और नॉर्थ ईस्ट में अगर इनिशिएटिव लिया तो हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बांग्लादेश, भूटान सब जगह जाएगा, तो नए रोजगार के साधन इसमें निर्माण होंगे। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है। हमारा जब मैं मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी, अभी हमारा नंबर 3रा हो गया। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर हम और चौथे नंबर पर जापान चला गया। अब हम उसमें आगे आए हैं। मैं और एक बात मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि जैसे ये कामाख्या मंदिर में हम रोपवे बना रहे हैं, वैसे हवा में चलने वाली स्काई बस, डबल डेकर बस, जो ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करके मैंने एक रोपवे देखी, एक समय 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलेंगे। तो हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी लाई है और उसमें हमारे रोड पर हम राइट ऑफ वे दे सकते हैं और उसके बारे में भी एक बार वो प्रेजेंटेशन ले। रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे जो पहाड़ पे चढ़ती है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और नए रोजगार निर्माण होंगे और टूरिज्म बढ़ेगा। अभी 260 प्रपोजल पर हम काम कर रहे हैं। तो आसाम में अभी एक प्रपोजल मिला, बाकी भी उनके प्रपोजल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस प्रकार का उपयोग करने में अगर वो आगे आएंगे तो हम जरूर इसमें मदद करेंगे। जो जानकारियाँ थी उसका एक किताब मैंने आपको दिया है, क्योंकि बहुत डिटेल बताने में समय लगता था। तो आपके जो ब्रिजेस बने ब्रह्मपुत्रा पर, वो कितने बने हैं, बैराक रिवर पर कितने बने हैं, कितने बन रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि आसाम को ब्रह्मपुत्रा ने डिवाइड कर दिया है, ये नॉर्थ ईस्ट को। तो ये दोनों जगह ब्रिजेस बनने से हर जगह डिस्टेंस कम हो रहा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पेट्रोल डीजल की तो बचत ही है, पर लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है। इससे निश्चित रूप से नए विकास की दिशा नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी। और आज मुझे सभी राज्य सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इनके साथ काफ़ी 2 दिन में डिस्कशन हुआ और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। उनके सहयोग के कारण ही सब राज्यों के हम लोग काम कर सके। मैं उनको भी, अधिकारियों और उन राज्यों को भी धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ बताएंगे, वो बताने के बाद आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसके जवाब दूँगा। एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सवाल होंगे वही पूछिए, बाकी आपने पूछे हुए इसके विषय को छोड़कर किसी सवाल का न मैं जवाब दूंगा ना आपको जवाब मिलेगा, इसलिए उसमें समय मत खराब करिए। हाँ, एक मिनट, जस्ट लेट चीफ मिनिस्टर साहब को। मैं आमार आदरणीय नीतिन गडकरी डांगरियाक बहुत बहुत धन्यवाद जनाइছোঁ जे आमी 2-3টা प्रोजेक्टर कारणे बहु दिনৰ পৰা তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ বা তেখেতক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া তেখেতে গুৱাহাটী যিটো ৰিং ৰোড সেইটো তেখেতে অনুমোদন জনাইছে। আমাৰ বৰ্তমান বনি থকা যিটো 6 লেনৰ হাইৱে সেইটোৰ পৰা ই আৰম্ভ হ'ব আৰু ই
বাইহাটা চাৰিআলি, দৰং, কুৰুৱা, নাৰেংগী, সোণাপুৰ হৈ সি আকৌ গুৱাহাটীৰ নেশ্যনেল হাইৱেত ই সন্মিলিত হ'ব। ইয়াৰ ফলত নাৰেংগী কুৰুৱাটো আমি এক্সট্ৰা দলং এখন পাম আৰু তাকে কৰিব যাওঁতে গুৱাহাটীত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং 4খন হ'বগৈ। শুৱালকুছি, পলাশবাৰী, শৰাইঘাট, গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী, নাৰেংগী, কুৰুৱা। দ্বিতীয়তে বহু দিনৰ পৰা আমি আৰু এটা প্ৰজেক্টত লাগি আছিলোঁ যে এলিভেটেড কৰিডৰ কাজিৰঙাৰ ওপৰত। এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ মাননীয় গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে অনুমোদন দিছে আৰু তাৰ ফলত এই প্ৰজেক্টটো আমি আশা কৰিছোঁ যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ৰিং ৰোড আৰু কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ দুইটাৰে আমি আধাৰশিলা আৰু কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। দুটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কনচালটেঞ্চি বা PMCৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। এটা হৈছে নুমলীগড় আৰু গোলাঘাটৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেল এটা। মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছাৰ্ফেচ ট্ৰেন্সপৰ্ট তেওঁলোক দুয়োটাই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেল হ'ব আৰু এইটো আমাৰ ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰো PMC অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট কনচেপশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই টেণ্ডাৰ কৰিছে, টেণ্ডাৰ প্ৰচেছো আৰম্ভ হৈছে। वो अमेरिकन कंपनी लुइस क्या है, लुई बर्गर को दे दिया। हाँ, तो वो भी काम এতিয়া আমাৰ নাৰেংগী নুমলীগড় পৰা গোলাঘাটলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি টানেলৰ কাম তাৰো প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয়তে মঙলদৈৰ পৰা তেজপুৰলৈ আমি 4 লেনিং কৰাৰ বাবে মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা কনচালটেঞ্চি আৰম্ভ হৈছে। গতিকে 4টা প্ৰজেক্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট, গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ, মঙলদৈ তেজপুৰ আমাৰ 4 লেনিং আৰু নুমলীগড় গোলাঘাটৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল। মই ভাবোঁ যে 4টা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি এখন নতুন অসম দেখা পাম। তাৰ উপৰিও আজি গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা প্ৰজেক্টৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব, আধাৰশিলা কৰিব আৰু অনগোয়িং বহুত কাম চলি আছে যাৰ আমি সমীক্ষা ল'লোঁ। মই গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ असम वासियों का ओर से। साथ में हमारे साथ VK सिंह जी है, हमारे मंत्रालय का राज्यिक मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, और उनका भी असम में बहुत ही उनका इंटरेस्ट होता है, हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं। मैं श्री VK सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। কোনটো? গহপুৰ নুমলীগড় এতিয়া প্ৰজেক্ট DPR বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। গতিকে ডিটেইল গোটেই কথাখিনি আমি উইদিন 9 মাহ পাম, কিন্তু পানী তলেদি হ'ব। ये टनल जो है 12,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। 12,000 करोड़ 12,000 करोड़। और अभी वर्ल्ड की मैंने कहा कि इसके ऊपर इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है वो करें, तो उसमें वर्ल्ड से निविदा बुलाई गई थी और उसमें ये क्या लुई बर्जर ये जो अमेरिकन कंपनी है उनको ये काम दिया है DPR बनाने। हाँ, NHI नहीं, ये इसका NHIDCL अंडर इमेज टनल बोलते हैं उसको ना। इट इज ओनली रोड। ये इमेज टनल इन्हें ब्रह्मपुत्रा के नीचे से जाकर जाएगी। आप कभी रोस्टरडैम जाएंगे तो वहाँ से बेल्जियम जाने के लिए नदी के अंदर में ऐसी टनल बनाई है पूरी, उसी टाइप से बनेगी। पेरिस में वो समुद्र के अंदर बनी हुई है, इमेज टनल कहते हैं उसको। एक और 2 क्वेश्चन ले लीजिए, हमें मीटिंग दी। सर, आपका सबकी मुझे बात है जो हमारा सब का रोड है बेसिकली रोड़ा तो दिल्ली इसको लेके काफी चर्चा भी हो रहा है। और हाल ही में असम की जो विधानसभा सदर बैठी हुई थी उसी में भी ये मुद्दा फिर से आए और इसको लेके लोगों का भी काफी परेशानी है।
और ये कब तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? पहले सवाल तो वो है, दूसरे सवाल मेरा ये है रिगार्डिंग टोल गैस, और तीसरे सवाल ऐसे कुछ प्रोजेक्ट असम में अभी तक आगे नहीं हुए, जैसे कि आपका में बड़ा दिल्ली में भी है और दिल्ली गोवा में नहीं, अभी लगभग 90% प्रोजेक्ट आगे बढ़ गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये नुमालीगढ़ टू डिब्रूगढ़ कॉरिडोर जो है, ये टोटल 200 किलोमीटर है। इसमें लेंथ जो हमने प्रोजेक्ट की, इसमें 65.5 किलोमीटर हमने कंप्लीट की है। उसमें भी क्वालिटी के बारे में अनेक सवाल है, कॉन्ट्रैक्टर बदले, आप कह रहे हो उसमें लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें 134.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है, 4 सिविल वर्क पैकेजेस हैं, और इसके लिए ट्रैफिक इज प्लेइंग ऑन 4 लेन कॉन्फ़िगरेशन in a length of 60 kilometers. In the balance rate, all out efforts are being made to ensure that the traffic moves smoothly. इसमें काफ़ी हेवी ट्रैफिक है, और इसके साथ एक है कि ये कुछ रोड का एरिया NHIDCL के पास है, कुछ NHI के पास है। तो अभी तो जिनके पास जितना काम है वो पैकेज पूरा करके रोड को राइडेबल क्वालिटी में अच्छा करेंगे, और एक बार ये कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद इस रोड को, क्योंकि ये लाइफ लाइन है आसाम की, ये पूरा NHI को देकर इसको पूरा कंक्रीट रोड बनाकर एक्सप्रेस हाईवे स्टैंडर्ड का रोड बनाने का DPR हम तैयार करेंगे। और मुझे भी पता है कि इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। एडिशनली एन अमाउंट ऑफ 44 करोड़ हैज़ बीन स्पेंड फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, और इसका 2024 तक ये सब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। इसकी तकलीफ है, पहले से ये एजेंसियाँ बदली, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए। तो ये प्रॉब्लम जुनैने पर यह लाइफलाइन है। एक बार ये पूरा करके फिर इसका कंप्लीट नया DPR बनाकर, कंक्रीट रोड बनाकर इसको हम अच्छे स्थिति में बनाएंगे, और जल्दी आपको एक 4-6 महीने में इसकी जो आज की तकलीफ है वो काफ़ी प्रमाण में कम हो जाएगी। Already the majority problem in Assam, I am very much thankful to Honorable Chief Minister, he already resolved. Now negligible problems are there, it's not too much. But compare with Assam, we have the problem in Nagaland and Meghalaya. Because as per the Land Acquisition Act is concerned, particularly the act is passed by the parliament and rules are supposed to be made by the state government. Presently in some of the northeast state, the rules which are already there, it is very difficult to have land acquisition in that rule. So this is the time that they have to make reform in the land acquisition law. Without that it cannot be possible. And if we are not getting the land, how we are going to construct the road? So that is a big question. So I appeal all the state, but it is not with Assam now, for the other state also, that regarding land acquisition, there should be transparency, time-bound decision-making process, and corruption-free system, by which we can acquire the land and we can increase the speed of the road. Presently, there was a mistake from our side also. That mistakes we have to pay the price for that. That 0% acquisition, we award the project. 2%, 4%, it was previously done by the officers, now they are transferred. But now we have taken a strict decision that without 80% of the land acquisition, we will not give any appointment date. And today in the fresh project, the situation was so good. In the many of the project where we are giving appointment date, the land acquisition is completed 90%. Even Assam, there is no problem of land acquisition because of the cooperation of the Chief Minister and his persuasion. Now there is no problem. Now for the future, the land acquisition will not be a problem in Assam. But in other states also there are some problems. We are pursuing. We are going to organize the meeting of Chief Secretary and our Secretary also. And somewhere I am thinking to going to that state and taking the meeting for land acquisition and coordination, because otherwise we will take the decision and we will descope the project and we have to go ahead. So this is not a good situation. But somewhere I am expecting cooperation from the other states. I am not talking about Assam, that they will cooperate us. Thank you. Sir, can you give us an update on the Kalajan project and
हाँ यस actually it will not be appropriate for me to give the answer of this question because presently the election is going on and because of code of conduct it will not be appropriate, but I am serious about it. I know the things and we are on the track. अच्छा चल रहा अभी, आज रिव्यू हुआ और माजुली ब्रिज में थोड़ा सा दूसरे माइलस्टोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर अभी सब डिज़ाइन वगैरह मिल गए, अप्रूवल मिल गए। यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने कहा कि हम फास्ट काम करेंगे। सर टोल गेट का समस्या भी बहुत ज़्यादा है, टैक्स भी बढ़ रहा है, उसकी बदल में राष्ट्रीय हाईकोर्ट का जो डेवलपमेंट होना चाहिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो लोगों का बहुत बड़ा समस्या है। क्या टोल गेट का हाँ, रोड साइड एमिनिटीज, ये NHAIDCL में इसमें जितना काम होना चाहिए नहीं हो पाया। मैं आदरणीय सभी मुख्यमंत्री जी से, हमको लैंड चाहिए उसके लिए, हम रोड साइड में कुछ जगह पर हमारी अलाइनमेंट चेंज हुई है महमूद जी, जहाँ अलाइनमेंट बदली है वहाँ हमारे पास लैंड अवेलेबल होगी। तो आप ये कितनी लैंड और कितने जगह हम रोड साइड एमिनिटीज़ बना सकते हैं। विशेष रूप से लेडीज़ के लिए वॉशरूम बहुत ज़रूरी है, और छोटा बच्चा होता है उसको दूध माँ को पिलाने के लिए अलग जगह चाहिए, पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन चाहिए। आप ज़रा इसमें भी एक प्लान तैयार करिए और इसमें आसाम के लोगों को रोज़गार देंगे। यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड, यहाँ का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ दुकानें रहेगी। थोड़ा ये प्लान को ज़रा एक्सप्लोरेट करके आई विल लुक इट। क्या ये कोई समस्या नहीं है, पूरे देश में है। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, दैट इज द रूल एवरीवेयर इन द कंट्री। हाँ हाँ, एक लोग एक बोलेंगे तो होगा, एक लोग बोलो। हाँ बोलो बोलो। टोल गेट में रिपोर्टर को बिना पे करके जाने का नहीं हो नहीं पाएगा। अगर फिर स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आएंगे, फिर माजी सैनिक आएंगे, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा और ये संभव नहीं है। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो वहाँ होगा। ये ले लो।